ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे थे सॉल्युबल ग्रुप, बता रहे थे आपको सॉल्युबल ग्रुप। सॉल्युबल ग्रुप तो ऐसा ग्रुप जिसमें जो नॉर्मल सीरीज है उसके पास अबेलियन फैक्टर है। आप लिखोगे इफ जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर, मतलब जी एक नॉर्मल सीरीज रखता है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो अबेलियन हैं, देन देन जी इज कॉल्ड अ सॉल्वेबल ग्रुप। देन जी इज कॉल्ड अ सॉल्वेबल ग्रुप। तो सॉल्वेबल ग्रुप बनने के लिए जी के पास एक नॉर्मल सीरीज होना चाहिए और उसके फैक्टर्स अबेलियन होने चाहिए, है ना। या आप ऐसे डिफरेंशन याद कर सकते हो, इफ जी के टाइम डेज, जी का जो के टाइम डेज है वह आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी इक्वल आता है फॉर सम इंटीजर के, के वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के वैल्यू पॉजिटिव लोग, है ना, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, देन देन जी इज कॉल्ड अ सॉल्वेबल ग्रुप। तो सॉल्वेबल ग्रुप बनने के लिए दो हमने कंडीशन बता दी। पहला ये है कि जी यदि एक नॉर्मल सीरीज रखता है जिसके फैक्टर अबेलियन है तो जी सॉल्वेबल ग्रुप कहलाएगा। और दूसरा ये, यदि जी का के टाइम रेस आइडेंटिटी है तो भी जी सॉल्वेबल ग्रुप कहलाएगा, है ना। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ। लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है। इफ जी सॉल्वेबल, इफ जी इज सॉल्वेबल, if G is soluble, then every subgroup of G, and every homomorphic image of G, and every homomorphic image of G, and every homomorphic image of G are soluble। इस क्वेश्चन में जी एक ग्रुप दिया गया है, इफ जी सॉल्युबल, हम जी को पहले सॉल्युबल मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जी का सब ग्रुप भी सॉल्युबल होता है और जी का होमोमॉर्फिक इमेज भी सॉल्युबल होता है। फिर इसका कन्वर्स पार्ट भी करना है। कन्वर्सली इफ n is a normal subgroup of G, if n is a normal subgroup, if n is a normal subgroup of G such that n and G by n and G by n are solvable, then G is also soluble, तो एक बार हम जी को सॉल्वेबल मान के चलेंगे, उसके सब ग्रुप को सॉल्वेबल प्रूव करेंगे, उसका होमोमॉर्फिक इमेज को सॉल्वेबल हम प्रूव करेंगे। फिर कन्वर्स पार्ट में हम मान के चलेंगे कि एन और जी बाई एन दोनों सॉल्वेबल हैं। एन जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एन और जी बाई एन दोनों ही सॉल्वेबल हैं और फिर हम जी को सॉल्वेबल प्रूव करेंगे, है ना। तो दोनों पार्ट हम करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले जी को सॉल्वेबल मान के चलेंगे, सॉल्वेबल ग्रुप, और ये प्रूव करेंगे कि उसका जो सब ग्रुप है या उसका जो होमोमॉर्फिक इमेज है वह भी सॉल्वेबल होता है। फिर इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट जी बी अ ग्रुप, हमने मान लिया
जी एक समूह है, जी एक ग्रुप है। लेट जी बी a soluble group। soluble group, जी को हमने soluble ग्रुप कहा। जी एक ग्रुप है और वह soluble ग्रुप है। देन जब जी soluble ग्रुप है तो जी का k टाइम डेज या आइडेंटिटी होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। तो बताइए ये लाइन कैसा है? जी का k टाइम डेज आइडेंटिटी इक्वल होगा, कैसे आ गया? यस, जी को हमने सॉल्युबल कराया है, इसी कारण आया। इसे इक्वेशन नंबर 1 हम दे देते हैं। लेट मान लेते हैं एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एनी सब ग्रुप ऑफ जी। लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। देन जब एच सब ग्रुप है तो एच जो है सबसेट होगा जी का, है ना, एच जो है सबसेट होगा जी का। दिस इम्प्लाइज अगर एच का एन टाइम डेस लें तो वह सबसेट होगा जी के एन टाइम डेस का। फॉर एनी इंटीजर एन, फॉर एनी एन के लिए 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। तो अगर हम एन की जगह के ले लेते हैं, एन की जगह क्या लेते हैं के, तो एच का के टाइम डेस यह सबसेट आ जाएगा जी के टाइम डेस का, है ना। यहाँ लिख देते हैं बाय टेकिंग एन इज इक्वल टू के, एन की जगह के ले लिए क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर एनी एन के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। तो एन की जगह के ले लिए तो ये लाइन आएगा। अब इसके बारे में बताओ इक्वेशन नंबर 1 से, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में इक्वेशन नंबर 1 देखिए। इसके बाद जी का के टाइम डेज क्या लिखा है इक्वेशन 1 देखो। यस, तो इसकी जगह ई रख दिए, है ना। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मुझे आप बताइए ई का कोई सबसेट होता है क्या? ई तो सबसे छोटा होता है ना। आइडेंटिटी तो सबसे छोटा होता है, ई का कोई सबसेट तो होगा नहीं। तो क्या होगा? ई के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी जो सबसे छोटा होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बट, किंतु ई जो है, ये जो आइडेंटिटी आप बोल रहे हो यह खुद सबसेट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी सबसे छोटा होता है, आइडेंटिटी से बड़ा कोई नहीं होता है। अब दोनों को मिला दो, क्या आ जाएगा? तो एच का जो के टाइम डेस है यह इक्वल टू ई आ जाएगा। क्यों इक्वल टू ई आ जाएगा? क्योंकि ई जो है सबका सबसेट होता है, आइडेंटिटी सबसे छोटा सेट होता है, तो ये सबका सबसेट होता है और इसका ये खुद ई का सबसेट है। दोनों को मिला देंगे तो इक्वल आ जाएगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। बताइए अगर हमने ये साबित कर दिया एच का के टाइम डेस आइडेंटिटी इक्वल आया तो एच क्या कहलाएगा? इसका मतलब क्या होता? यस, दिस shows that H is a soluble group। H इज क्या? soluble group। तो H क्या था? हमारा सब ग्रुप था। देखो हमने शुरुआत किया था एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। एच सब ग्रुप था, उस सब ग्रुप को मैंने क्या प्रूव कर दिया? एच को बताइए। एच को मैंने सॉल्युबल प्रूव कर दिया। इसका मतलब यह है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज सॉल्युबल। तो आप बोल सकते हो हेंस एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज सॉल्युबल। ठीक है, तो जी को हमने सॉल्युबल ग्रुप मान के चला और उसका सब ग्रुप को भी सॉल्युबल प्रूव कर दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट इसी में है, इसमें बताना है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी इज सॉल्युबल। देखो पहले तो ये बताना था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज सॉल्युबल, फिर एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी ये भी सॉल्युबल होना चाहिए। तो चलिए भी हम प्रूव करते हैं। तो अभी तो हमने ये प्रूव किया है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज सॉल्युबल। ठीक है, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ टू प्रूव दैट एवरी homomorphic image of G is soluble। ये भी हम प्रूव करेंगे। कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज लेंगे G का वह भी सॉल्युबल होता है। तो एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना पड़ेगा, है ना।
और उसका जो जी का जो होमोमॉर्फिक इमेज है उसको हमें सॉल्युबल प्रूफ करना होगा। तो होमोमॉर्फिक इमेज को सॉल्युबल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक होमोमॉर्फिज्म लेना पड़ेगा, एक होमोमॉर्फिज्म लेना पड़ेगा और उस होमोमॉर्फिज्म लेंगे तभी हमें होमोमॉर्फिक इमेज पता चलेगा, है ना। ऐसे लिखोगे, देखो, लेट फाई फ्रॉम जी टू एच बी अ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म है तो बताओ एच क्या है, जी का इमेज है ना, जी का इमेज एच कहलाएगा। और चूंकि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इसी कारण एच को आप क्या बोलोगे, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। देन एच इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, इमेज ऑफ। समझ में आ गया। ये देखो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये हमारा जी है ना, जी, और ये है एच। यहाँ से यहाँ एक मैपिंग है जिसका नाम हमने दिया फाई, और फाई को हमने कहा है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो फाई होमोमॉर्फिज्म है यहाँ से यहाँ, तो एच क्या कहलाएगा, जी का इमेज कहलाएगा, जी का इमेज एच है, लेकिन चूंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो एच को आप क्या बोलोगे, एच को आप क्या बोलोगे, हाँ होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे। ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है मैं आपको बताया था। जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ ए डॉट बी आएगा, है ना। तो इसका जो फाई इमेज यहाँ आएगा, फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए डॉट बी, है ना। यहाँ ए है तो उसका इमेज फाई ऑफ ए होगा, यहाँ बी है उसका इमेज फाई ऑफ बी, यहाँ ए डॉट बी है इसका इमेज फाई ऑफ ए डॉट बी होगा। तो यदि फाई ऑफ ए डॉट बी मतलब इसका जो वैल्यू है इन दोनों को डॉट करने से आ जाए, मतलब इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। यदि ऐसा होता है तभी फाई होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ये होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन याद रखना। फाई ऑफ ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी, मतलब इसका जो वैल्यू है इन दोनों को प्रोडक्ट करने से आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तब ये कहलाएगा फाई होमोमॉर्फिज्म, है ना। और एच कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। इसी एच को मुझे सॉल्युबल प्रूफ करना है। मैंने जी को सॉल्युबल मान लिया है, एच को मुझे सॉल्युबल प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी इज सॉल्युबल, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी इज सॉल्युबल। तो यहाँ पर होमोमॉर्फिक इमेज कौन है, एच है, और इस एच को मुझे सॉल्युबल प्रूफ करना है। समझ में आ गया, बोलो। यस सर। ओके, ठीक है। एच को मुझे सॉल्युबल प्रूफ करना है। चलिए तो लिख देते हैं, we shall show that H is soluble, H को हम सॉल्युबल प्रूफ करना चाहते हैं। ओके, तो ये मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मैंने मान लिया ए और बी दो एलिमेंट है जी के, देन बताइए फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी किसका एलिमेंट होगा, ये एच का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, एच का। डायग्राम से मैंने बताया था, ये आप देखिए, अगर ए और बी जी का एलिमेंट है तो फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी एच का एलिमेंट होगा। डायग्राम से दिख रहा है आपको, है ना। अब मुझे बताओ ए और बी अगर एच जी के एलिमेंट है तो ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स ये किसके एलिमेंट्स होंगे, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये जी डैश के एलिमेंट होंगे, ये जी डैश के एलिमेंट होंगे। एंड और फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी एच के एलिमेंट्स हैं, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी एच के एलिमेंट्स हैं, तो फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी डॉट फाई ऑफ ए का होल इनवर्स, फाई ऑफ ए का होल इनवर्स डॉट डॉट यहाँ लिख देता हूँ फाई ऑफ बी का होल इनवर्स। बताओ ये किसका एलिमेंट होगा, ये एच, यस ये एच डैश के एलिमेंट्स होंगे। किसके एलिमेंट्स होंगे, एच डैश के, है ना। फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी डॉट फाई ऑफ ए का होल इनवर्स डॉट फाई ऑफ बी का होल इनवर्स, ये किसके एलिमेंट होंगे, एच डैश के एलिमेंट्स होंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों, बोलो, यस है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी डॉट, यहाँ पे देखो फाई ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हो। फाई ऑफ ए का होल इनवर्स को क्या लिखोगे, फाई ऑफ ए इनवर्स, और फाई ऑफ बी का होल इनवर्स को फाई ऑफ बी इनवर्स, है ना। ये भी बिलोंग करेगा इसी केस में। तो यहाँ मैं एक रीजन देता हूँ, ये कैसे आया, याद रखना हमेशा, फाई ऑफ एक्स इनवर्स यह इक्वल होता है फाई ऑफ एस के होल इनवर्स के, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो फाई ऑफ ए का होल इनवर्स लिख सकते हो फाई ऑफ ए इनवर्स। इस रिजल्ट को याद रखना, ये जो रिजल्ट है ना, इसी से रिजल्ट से यहाँ आया। ये समझ में आया आपको, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखिए समझ में आ गया। ओके, ये रिजल्ट से, ये रिजल्ट कैसे आया इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ बाद में, ये रिजल्ट का ही प्रूफ आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी ये रिजल्ट आप याद रखिए। तो फाई ऑफ एक्स इनवर्स होता है फाई ऑफ एस का होल इनवर्स। ये कैसे आया इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा आगे, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया, बोलो। चलिए, तो यहाँ होमोमॉर्फिज्म लगाते हैं। तो फाई ऑफ आएगा ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच डी। होमोमॉर्फिज्म लगा दिए तो फाई एक बार लिखा जाएगा। तो फाई ऑफ ए डॉट बी डॉट, होमोमॉर्फिज्म आपको समझाया था, देखो होमोमॉर्फिज्म मतलब जैसे फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी है, इसको आप लिख सकते हो फाई ऑफ ए डॉट बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे फाई ऑफ ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स। देखो समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में, अच्छी बात है। तो ये किसके एलिमेंट बन गया था, ये किसके एलिमेंट बन गए जी, एच डैश के एलिमेंट बन गए, है ना। ये एच डैश के एलिमेंट्स बन गए, कोई डाउट तो नहीं है। ये किसके एलिमेंट है, एच डैश के एलिमेंट्स हैं। चलिए, हमने बता दिया एच डैश के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब तो ये तो एच डैश के एलिमेंट बन गए, बट किंतु, किंतु ये बताओ ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स किसके एलिमेंट है, ये तो जी डैश के एलिमेंट है, ये तो जी डैश के एलिमेंट है। थोड़ा देर पहले हमने बताया था, देखो दिखाया था, ये देखो आपने कहा था ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये जी डैश के एलिमेंट होंगे, है ना। ये तो जी डैश के एलिमेंट है ना। देयरफॉर इसका मतलब ये है कि फाई ऑफ ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये फाई ऑफ जी डैश के एलिमेंट होंगे। देखो बहुत सारे फाई ऑपरेट कर दिया, इधर इधर फाई ऑपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये किसके एलिमेंट, पहले किसके एलिमेंट था, ये पहले किसका एलिमेंट था, एच डैश का, और अभी पहुंच गया फाई ऑफ जी डैश में। यही एलिमेंट पहले एच डैश का था, अब फाई ऑफ जी डैश के एलिमेंट हो गए। इसका मतलब ये है कि एच डैश जो है यह सबसेट हो गया फाई ऑफ जी डैश, है ना। एच डैश सबसेट हो जाएगा फाई ऑफ जी डैश के, क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, पहले किसका एलिमेंट था, अब किसका एलिमेंट बन रहा है, फाई ऑफ जी डैश। इसके इसके जो एलिमेंट्स है इसका एलिमेंट बन रहा है, मतलब ये इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। अगर डबल डैश करते हैं डबल डैश आ जाएगा, ट्रिपल डैश में ट्रिपल डैश आ जाएगा, है ना। तो एच डैश जो है सबसेट है किसका, किसका सबसेट आ गया बताओ, फाई ऑफ जी डैश, फाई ऑफ जी डैश, है ना। बाय इंडक्शन, इंडक्शन लगाते हैं, इंडक्शन में क्या होगा, एच डैश है तो डबल डैश आएगा, ट्रिपल डैश इस प्रकार से आते रहेगा। तो हम बोल सकते हैं एच का एन टाइम डैश या सबसेट होगा फाई ऑफ जी का एन टाइम डैश फॉर एन के लिए 1 2 3 4 जो चाहे ले सकते हैं, है ना। पहले एक बार डैश वाले में बताया, फिर डबल डैश करेंगे जहाँ भी डबल डैश आ जाएगा, तो इसे एन टाइम डैश करेंगे तो एन टाइम डैश में आ जाएगा, ठीक है। तो एच का के टाइम डैश या सबसेट होगा फाई का जी का के टाइम डैश। ये बताओ क्या चेंज हमने कर दिया, बोलो, यहाँ से यहाँ क्या चेंजेस है, एन, एन की जगह के रख दिए क्योंकि फॉर एन ही एन है, एन के लिए कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने एन की जगह के ले लिया। चलिए, अब बताओ फाइव, इक्वेशन नंबर 1 से जी का के टाइम डैश हमने क्या माना था, इक्वेशन नंबर 1 से ई, है ना। ये तो ई आइडेंटिटी था, यस कि नो, चलिए आइडेंटिटी था फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ फाई ऑफ ई क्या होता है? ई ही होता है। फाई ऑफ ई क्या होता है? ई होता है। तो सबसेट हो जाएगा ई का, याद रखना, या रीजन देता हूँ। फाई ऑफ ई जो है यह ई ही आता है ना, याद रखना, फाई ऑफ ई ई होता है। अब ई का सबसेट तो कोई होता नहीं है, ई का सबसेट कोई नहीं होता है, तो क्या लिखोगे? ई का सबसेट कोई नहीं होता है, क्या आएगा? सबसेट आएगा कि इक्वल आएगा? बोलो। ई का सबसेट, ई सबका सबसेट होता है, ई सबका सबसेट होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ। बट ई जो है यह सबसेट होगा एच का के टाइम बेस पे। तो दोनों को मिला दो, इसको और इसको मिला दो, तो के टाइम डेस यह इक्वल टू ई आ जाएगा, क्योंकि ई जो है सबका सबसेट होता है ना, फॉर सम इंटीजर के, फॉर सम इंटीजर के। अब मुझे बताओ, एच का के टाइम डेस आइडेंटिटी आ गया, तो एच क्या कहलाएगा? यस, दिस shows that H is a soluble group। ठीक है, तो हम्म हम्म मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है। आप लोग बताता हूँ, ई जो है अगर सिंगल एलिमेंट ई है ना, सिंगलटन सेट अगर ई है, तो आप जो है ब्रैकेट को दो प्रकार से लिख सकते हो, और आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। ई सिंगल एलिमेंट रहेगा तो, है ना, एकदम सिंगल एलिमेंट रहेगा ना, तब की बात है। ये देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, है ना। सिंगलटन सेट ई है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिंगलटन सेट ई के लिए केवल, सबके लिए नहीं है। सिंगलटन सेट ई के लिए आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है ना। अच्छा, फाई आप ई ऐसे लिख दो, फाई आप ई ऐसे ऐसे, या शॉर्टकट में इसको फाई आप ई लिख दो, दोनों मतलब सेम है। समझ में आ गया? सिंगलटन सेट ई के लिए, जैसे यहाँ पे फाई आप ई इक्वल टू ऐसे ई, ऐसे में लिख सकता था, फाई आप ई बराबर ई होता है, ऐसे लिख सकता था। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों मतलब सेम होता है, इन दोनों मीनिंग सेम होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। समझ में आ गया? ओके, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, कन्वर्स पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन का, अभी एक ही पार्ट हमने प्रूव किया है, और कन्वर्स पार्ट में लिखा हुआ है। अब देखो कन्वर्सली पार्ट में आते हैं। कन्वर्सली, इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन को नॉर्मल सब ग्रुप मान के चलेंगे, और इस प्रकार है कि एन एंड जी बाई एन आर सॉल्युबल, एन एंड जी बाई एन आर सॉल्युबल, है ना, ये भी हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं। कन्वर्सली, कन्वर्सली इफ n is a normal subgroup, n is a normal subgroup of G such that, n is a normal subgroup of G such that n and G by n are soluble। चलिए, ये हमने मान लिया। अब प्रूफ क्या करना है बताइए। यहाँ पे लिखता है देन G is also soluble, देन G is also soluble। तो प्रूफ क्या करना है बताओ, बोलो। जी को सॉल्वेबल प्रूफ करना है, जी को क्या प्रूफ करना है हमें? सॉल्वेबल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपने एन को भी सॉल्वेबल बोला है और जी बाई एन को सॉल्वेबल बोला है, दोनों को सॉल्वेबल आपने बोला है, एन और जी बाई एन को। देन तब बताओ एन का के टाइम रेस क्या है? एन अगर सॉल्वेबल है तो, एन अगर सॉल्वेबल है तो एन का के टाइम रेस आइडेंटिटी आएगा, बोलो। आएगा, आइडेंटिटी आएगा, यस कि नो? फॉर सम इंटीजर के, इंटीजर के, फॉर सम इंटीजर के, एंड वैसे ही जी बाई एन भी सॉल्वेबल है, जी बाई एन भी क्या है? सॉल्वेबल है। तो जी बाई एन का यहाँ के लिख चुके हैं, जहाँ एल लिख देते हैं, तो जी बाई एन का एल टाइम डेस जी आइडेंटिटी आएगा, बोलो, है ना। क्योंकि एन सॉल्वेबल है तो एन का के टाइम डेस आइडेंटिटी आएगा, और जी बाई एन सॉल्वेबल है तो जी बाई एन का के टाइम डेस, के यहाँ लिख चुके हैं करके एल लिख दिए, है ना। फॉर सम इंटीजर एल, फॉर सम इंटीजर एल, इंटीजर एल। समझ में आ गया? तो
एन का के टाइम डेज भी आइडेंटिटी आएगा और जी का नहीं जी बाई एन का एल टाइम डेज भी आइडेंटिटी आएगा। ये समझ में आ गया इक्वेशन 2 और 3। देखो समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इसे इक्वेशन 2 बोल दिया, इसे इक्वेशन 3 बोल दिए, क्योंकि आपने एन को भी सॉल्युबल बोला है और जी बाई एन को भी सॉल्युबल आपने बोला है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। नो। चलिए, अब मेरे पास एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को पहले लिखूंगा बाय द रिजल्ट, बाय द रिजल्ट, बाय द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है देख लीजिए। रिजल्ट कहता है इफ n is a normal subgroup of G, if n is a normal subgroup of G, यदि n G का नॉर्मल सबग्रुप है देन तब G बाई n का n टाइम डेज जो है, G बाई n का n टाइम डेज, यह इक्वल होता है G का n टाइम डेज इंटू n अपान n, है ना, फॉर एनी n के लिए, फॉर एनी n। ये रिजल्ट याद रखिए, G बाई n का n टाइम डेज यह इक्वल होता है G का n टाइम डेज इंटू n अपान n। ये रिजल्ट याद हो जाएगा। देखो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग, G बाई n का k टाइम डेज किसके इक्वल होगा? n गया k, बोलो किसके इक्वल होगा? इस रिजल्ट को देखकर बताइए। या k अपान n आ जाएगा, है ना। चलिए k टाइम डेज लेंगे और l टाइम डेज ले, तो अगर मैं लेता हूँ G बाई n का l टाइम डेज ले, l टाइम डेज ले तो क्या होगा? G का l टाइम डेज n अपान n आ जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसका वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 से बताओ। 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आप देखो, G बाई एन का l टाइम डेज आइडेंटिटी है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 से बताइए इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू आइडेंटिटी, तो l टाइम डेज n अपान n फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसका वैल्यू आइडेंटिटी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए इसी को आप इस प्रकार से लिखोगे, यहाँ पर ऐसे G का n टाइम डेज n और आइडेंटिटी है ना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? n टाइम डेज, ये समझ में आ गया यहाँ तक? देखो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको आप ऐसे लिखोगे n e और इक्वल टू G का l टाइम डेज n, है ना। और n e तो आइडेंटिटी है तो n ही हो जाएगा, e आइडेंटिटी एलिमेंट है तो n हो जाएगा, n और G का n टाइम डेज। इसी को आप ऐसे लिखोगे, ऐसे क्रॉस करके, और इसी को इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो नो डाउट, है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आपने ये बताया है G का l टाइम डेज n इज इक्वल टू n है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को याद रखना। एक बार और समझाऊँ क्या? यहाँ से यहाँ आपको, यहाँ से यहाँ, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n को इधर मल्टीप्लाई करो, n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो n e इज इक्वल टू आ जाएगा G का l टाइम डेज इंटू n। n e ऐसे क्रॉस लिखिए, यहाँ से समझ में आया। यहाँ से यहाँ तो हमने इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ किया, तो ई आ गया, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और चूंकि ई आइडेंटिटी है तो एन ई को आप एन ही लिखोगे। ठीक है, अब फिर इसको हमने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड जो है उसको राइट साइड में लिख दिया, राइट को लेफ्ट में लिख दिया। समझ में आ गया? देखो ओके, मेरे पास एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को आप ध्यान रखना हमेशा। जैसे एच डॉट के अगर के इक्वल है, एच डॉट के अगर के इक्वल है, तो ये इम्प्लाई करता है कि एच जो है वह के का सबसेट होगा। अगर एच डॉट के इक्वल आ जाए तो एच जो है वह के का सबसेट होगा। यहाँ पर एच की जगह ये है और के की जगह एन है। क्या रिजल्ट आएगा? इस रिजल्ट को देखो क्या आएगा। बताइए। जी का एल टाइम डेज सबसेट एन आ जाएगा। ठीक है,
अब के टाइम और डेस लेते हैं, दो बोथ साइड। ये एल टाइम डेस है, यहाँ पे एक भी बार डेस नहीं लगा है ना, तो इसको लिख देते हैं एल प्लस के टाइम और डेस ले रहे हैं, तो एन का के टाइम डेस है, बोथ साइड के टाइम डेस लगा दिए, इधर भी के टाइम डेस ले ली, इधर भी के टाइम डेस ले ली। अब इक्वेशन नंबर 2 से इसका वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 दिखाया तो देखो, एन का के टाइम डेस आइडेंटिटी है, एन का के टाइम डेस क्या है, आइडेंटिटी। बताओ इक्वेशन नंबर 2 से इसका वैल्यू बताइए, बोलो। ई है ना, ई है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब ई से छोटा तो कोई होता नहीं, ई से छोटा कोई होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या इक्वल टू ई आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। एक एल प्लस के को नया नाम एम दे देता हूँ, एम इज इक्वल टू, है ना, वेयर जहाँ पर एम जो है वो एल प्लस के, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जी का एम टाइम डेस आइडेंटिटी आ गया, जी का एम टाइम डेस क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया है। बताओ जी क्या कहलाएगा, जी का, यस, जी का एम टाइम डेस आइडेंटिटी आ गया, और एम कोई भी इंटीजर है, तो आप बोल सकते हो 10 जी इज सॉल्युबल। समझ में आया आपको, बोलो, है ना। तो जी सॉल्युबल इसलिए हुआ क्योंकि जी का एम टाइम डेस आइडेंटिटी को ला रहा है, और एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसी कारण जी क्या बन गया, सॉल्युबल बन गया है, ठीक है। एग्जाम में आएगा, बना लोगे, देखो, वेरी गुड, एग्जाम में आएगा तो बनाना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। A group G is soluble. A group G is soluble. आप लोगों को जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस आपको ये वाले बुक में मिलेगा, ये वाले बुक, ये मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक का नाम है पीवी भट्टाचार्य, ठीक है। भट्टाचार्य के बुक बोले से येलो कलर का बुक रहेगा, ये पीला कलर का बुक होगा, और पीवी भट्टाचार्य, ठीक है। इस बुक में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी बुक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये भट्टाचार्य के बुक से ही एग्जाम में क्वेश्चन है, यही बुक, हाँ यही इसी बुक से ही क्वेश्चन आता है। आप लोग चाहो तो डॉक्टर एच के पाठक का बुक भी ले सकते हो, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा समझने के लिए, क्योंकि पाठक बुक में जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है ना, उससे समझ में अच्छा आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको इस बुक से पूछा जाएगा, भट्टाचार्य के बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाठक के बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, है ना। इस बुक के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, सारे क्वेश्चन इसी बुक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भट्टाचार्य के बुक ये आप लोगों को मैं इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपको पहचान आ जाए किस कलर का रहता है, ऐसे पीले कलर का बुक होता है, ऐसे लिखा रहता है पीवी भट्टाचार्य, है ना। तो याद रखना, अब ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अ ग्रुप जी इज सॉल्युबल इफ एंड ओनली if and only if and only if G has a normal series, G has a normal series, G has a normal series with abelian factor, with abelian factor। आगे लिखता है फर्दर a finite group is soluble, a finite group is soluble if and only if and only if its composition factors are, if and only if its composition factors are, its composition factors are cyclic group of prime order, cyclic group of prime order। तो
क्वेश्चंस पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर आगे वाला पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखता है अ ग्रुप जी इज सॉल्युबल इफ एंड ओनली इफ जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। तो एक बार हम जी को सॉल्युबल मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। फिर इसका कन्वर्स पार्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ एंड ओनली, है ना। तो एक बार हम जी को सॉल्युबल मान के चलेंगे और ये बताएंगे जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। फिर इसका कन्वर्स पार्ट हम ये मान के चलेंगे कि जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर, और हम प्रूव करेंगे जी इज सॉल्युबल। इतना पहले कर लेते हैं यहाँ तक। फिर इसके बाद में ये आगे वाला पढ़ेंगे। आगे वाला में हमें करना है एक फाइनाइट ग्रुप लेना है, उसको सॉल्युबल मान के चलना है और ये बताना है कि उसका जो कंपोजिशन फैक्टर है वह साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर होता है। फिर यहाँ भी कन्वर्स पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी इफ एंड ओनली, है ना। तो इस फर्दर जो लिखा है इसके बाद वाला हम बाद में करेंगे। पहले आधा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। इसमें जी को सॉल्युबल मान के चलते हैं और हमें प्रूव करना होगा जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। फिर इसी का कन्वर्स पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए, यहाँ से यहाँ तक। इसमें जी को सॉल्युबल मान के चलना है। जी को हम सॉल्युबल मान के चलेंगे और ये बताएंगे कि जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। जी एक नॉर्मल सीरीज रखता है जिसके फैक्टर अबेलियन है, ठीक है। फिर इसका कन्वर्स पार्ट हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये सपोज करेंगे कि जी इज अ सॉल्युबल ग्रुप। लिख देते हैं फर्स्ट सपोज दैट जी इज अ सॉल्युबल ग्रुप, ठीक है। तो जी सॉल्युबल ग्रुप हमने मान लिया है। अब हमें ये बताना है जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। हमें बताना है जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। तो जैसे जी को हमने सॉल्युबल ग्रुप माना है, तो सॉल्युबल ग्रुप का डेफिनेशन कहता है कि जी का के टाइम डेज किसके इक्वल होगा, बताओ। जी का के टाइम डेज आइडेंटिटी इक्वल होगा, यस कि नो, फॉर सम इंटीजर के। चलिए, तो जी का के टाइम डेज आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आपने जी को सॉल्युबल ग्रुप माना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। लेट जी डेज क्या होता है बताया था मैंने। जी डेज बी आर, जी डेज को क्या बोलते हैं याद करो। जी डेज को हम क्या कहते हैं याद करो, बोलो। जी डेज को हम कहते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। जी डेज बी आर कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। जी डेज बी आर क्या, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। तो व्हाट इज जी डेज? जी डेज इज अ कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। एंड जी डबल डेज क्या होता? जी डबल कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डेज, सब ग्रुप ऑफ जी डेज। एंड जी ट्रिपल डेज क्या होता? ट्रिपल डेज, बोलिए। कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डबल डेज, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डबल डेज एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। तो एक सीरीज बन जाएगा, हमारे पास एक सीरीज बन जाएगा, क्योंकि जी डेज जी का सब ग्रुप है, जी डबल डेज जी डेज का सब ग्रुप है, जी ट्रिपल डेज जी डबल डेज का सब ग्रुप है ना। तो हम बोल सकते हैं दज देर इज, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा आया जी से छोटा है जी डेज, मतलब जी का सब ग्रुप है जी डेज, और जी डेज का सब ग्रुप है जी डबल डेज का सब ग्रुप है जी ट्रिपल डेज। ऐसे घटते घटते लास्ट में जी का के टाइम डेज आ जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। जी का के टाइम डेज क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा है जी, उसका सब ग्रुप है जी डेज का सब ग्रुप है जी डबल डेज का सब ग्रुप जी ट्रिपल डेज। इस प्रकार के जी का के टाइम, तो एक नॉर्मल सीरीज बन गया। क्या बन गया? नॉर्मल सीरीज। दिस इज अ नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। तो जी का एक नॉर्मल सीरीज हमने बना दिया है, लेकिन हमें ये बताना है जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। इसमें हमें बताना है जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स को अबेलियन बताना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, जी नॉर्मल सीरीज बन गया, जी का एक नॉर्मल सीरीज आपको मिल गया, बोलो, है ना। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे?
पहला फैक्टर क्या होगा बताइए, क्या होंगे इसके फैक्टर? जी अपान जी डेस आएगा, फिर जी डेस अपान जी डबल डेस आएगा, जी डबल डेस अपान जी ट्रिपल डेस आएगा। इसके फैक्टर समझ में आता है आपको? बताइए इसके फैक्टर्स कौन कौन है, बताइए। इट्स वेरी गुड, इट्स फैक्टर्स आर, इसके जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर आएगा जी अपान जी डेस, सेकंड फैक्टर क्या आएगा? जी डेस अपान जी डबल डेस, है ना, फिर जी डबल डेस अपन जी ट्रिपल डेस, इस प्रकार से ना, एंड सो ऑन। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर अबेलियन होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? अबेलियन होना चाहिए, क्योंकि लिखता है कि जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर, विथ अबेलियन फैक्टर, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमें ये बताना है ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या होने चाहिए? अबेलियन होने चाहिए। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट जी अपान जी डेस इज अबेलियन। तो जी अपान जी डेस एक फैक्टर है हमारे नॉर्मल सीरीज का, और ये जो फैक्टर है क्या होना चाहिए? अबेलियन होना चाहिए। ये देखिए, तो आपने ये भी कहा है थोड़ा देर पहले, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इसको पहले अबेलियन प्रूव करते हैं, बाकी को सिमिलरली लिख देंगे। पहले ये हमारा अबेलियन हो जाए, जी अपान जी डेस। ओके, तो मैं मान लेता हूँ ए और बी जी का एलिमेंट है। तो बताओ ए और बी अगर जी का एलिमेंट है तो ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स ये किसके एलिमेंट्स होंगे? बोलो। जी डेस के एलिमेंट होंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ये जी डेस के एलिमेंट होंगे, बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप ऐसे लिख लो, ए डॉट बी डॉट, इसको आप लिख लो बी डॉट ए का होल इनवर्स। ये समझ में आता है आप लोगों को? ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स को बी डॉट ए का होल इनवर्स लिखते हैं। ये समझ में आता है कि यहाँ से बी डॉट ए का होल इनवर्स ना ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स होगा, है ना। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे ए डॉट बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, वैसे ही ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स को आप लिखोगे बी डॉट ए का होल इनवर्स। यहाँ से यहाँ समझ में आया कि देखो आगे। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को एक रिजल्ट बताता हूँ, पहले वो रिजल्ट अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, फिर आगे आप लोग अपना आंसर देना, है ना। मेरे पास एक रिजल्ट है, अगर एक्स डॉट वाई इनवर्स एच में बिलोंग करता है, ये सूचित करता है, इम्प्लाइज दैट एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई। रिजल्ट याद रखना हमेशा, एक्स डॉट वाई का होल इनवर्स अगर एच में बिलोंग करता है तो एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई आता है। इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ एस की जगह ए डॉट बी है और वाई की जगह बी डॉट ए है और एच की जगह जी डेस है। इस रिजल्ट को अप्लाई करो और बताइए क्या आएगा। इस रिजल्ट को अप्लाई कीजिए, तो जो रिजल्ट है ना इसको अप्लाई कीजिए, एस के प्लेस पे ए डॉट बी है, जी डेस ए डॉट बी इज इक्वल टू, नहीं इन्वर्स नहीं आएगा, इन्वर्स तो आता नहीं होता, इन्वर्स तो आता नहीं है, इन्वर्स तो यहाँ पर रहता है लेकिन ना इधर नहीं आता इन्वर्स, इधर इन्वर्स नहीं आता है। वाई का इन्वर्स रहता है लेकिन यहाँ इधर इन्वर्स नहीं आता है। यहाँ ए डॉट बी, बी डॉट ए हमारा वाई है और ए डॉट बी हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। समझ में आ रहा है? इन्वर्स कहाँ आता है? एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई आता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको दिख रहा है, इस रिजल्ट का यूज हुआ है ना। अब मैं आप लोगों को एक और रिजल्ट बताता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद एक रिजल्ट आप देखिए, जैसे एच डॉट एक्स डॉट वाई है, ये इक्वल होता है एच एक्स डॉट एच वाई, एच एक्स डॉट एच वाई, है ना। एच डॉट एक्स डॉट वाई है, ये होता है एच एक्स डॉट एच वाई। बताइए क्या होगा? या एच की जगह जी डेस है और एक्स वाई ना हो के ए बी है, क्या होगा लेफ्ट साइड? अगर हम इस रिजल्ट को देखें तो लेफ्ट साइड क्या होगा बताओ? यह आएगा जी डेस ए डॉट जी डेस बी, है ना। और इधर राइट साइड क्या आएगा? जी डेस बी डॉट जी डेस ए, ए। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना, चलिए अच्छी बात है ना। तो जी डेस ए डॉट जी डेस बी इज इक्वल टू आ गया जी डेस बी डॉट जी डेस ए आ गया, है ना। आपको पता है ए और बी किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट्स है, ओके, है ना।
यहाँ पे आप देखिए, आपने कहा है ए और बी जी के एलिमेंट्स है ना। इधर देखो, सिंस ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी, देयरफॉर इसलिए जी डेस ए, ये एलिमेंट होगा जी अपान जी डेस का, और वैसे ही जी डेस बी भी एलिमेंट होगा जी अपान जी डेस का। इसके एलिमेंट इसी फॉर्म में दिखते हैं, जी अपान जी डेस के एलिमेंट इसी फॉर्म में दिखते हैं। तो जी डेस ए और जी डेस बी किसके एलिमेंट्स हैं बताओ? जी डेस ए और जी डेस बी जी अपान जी डेस के एलिमेंट्स हैं। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो और बताओ इसके जो एलिमेंट है जी अपान जी डेस के एलिमेंट कौन से नियम को सेटिस्फाई कर रहा है? इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो जी डेस ए और जी डेस बी जी अपान जी डेस के एलिमेंट्स है, याद रखना है ना। जी डेस ए और जी डेस बी जी अपान जी डेस के एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। ये समझ में आपको, इस ए और बी जी का एलिमेंट है तो ये इसका एलिमेंट होगा। आया? देखो मैं आपको समझाया तो अच्छे से ना। ये देखो, नहीं, ये अच्छे से समझो। जैसे जी अपान एच है तो इसका एलिमेंट एच एक्स होगा, इसका एलिमेंट एक्स नहीं होगा, याद रखना। इसका एलिमेंट एच एक्स के फॉर्म में। बताओ जी अपान एन है, इसका एलिमेंट एन एक्स होगा। यहाँ पर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? जी में। यहाँ पर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? जी में। तो बताओ जी अपान जी डेस का एलिमेंट क्या होगा? जी डेस एक्स होगा, है ना। अब अगर मान लो ए बिलोंग करता है जी में, तो जी अपान जी डेस का एलिमेंट कौन होगा? यहाँ पर एक्स जी का एलिमेंट है, यहाँ जो एक्स है वो जी का एलिमेंट है ना, एक्स जो है जी का एलिमेंट। मैं अब एक्स की जगह ए बोल रहा हूँ, ए जी का एलिमेंट है। बताओ जी डेस ए किसका एलिमेंट होगा? जी अपान जी डेस का एलिमेंट होगा। वैसे ही बी अगर जी का एलिमेंट है तो जी डेस बी किसका एलिमेंट होगा? जी अपान जी डेस का एलिमेंट। याद रखना, हमेशा याद रखना, फिर से बताता हूँ। जी अपान एच ए कोसेंट ग्रुप है, इसका एलिमेंट कोसेट होता है सर। यहाँ पर एक्स ना जी का एलिमेंट होता है। जी पता, एच ए किसका एलिमेंट होगा अगर ए जी का एलिमेंट है तो? अगर ए जी का एलिमेंट है तो एच ए किसका एलिमेंट? जी वाई एच का एलिमेंट होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ए और बी जी का एलिमेंट है तो जी डेस ए इसका एलिमेंट है और जी डेस बी भी इसी का एलिमेंट है। अब बताओ इसके एलिमेंट कौन से नियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कौन से नियम है? जी ये इतना डॉट इतना इज इक्वल टू आ रहा है, इतना डॉट इतना, कौन सा नियम है? नहीं, ये कौन सा नियम है? कौन सा नियम याद करो, मैं एक बार और याद कराता हूँ। जैसे एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स आ जाए, ये कौन सा नियम है? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कर रहा है? किसके एलिमेंट कर रहा है? किसके एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है बताओ? जी अपान जी डेस के एलिमेंट, है ना। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 it is clear that the elements of G upon G dash satisfy the commutative property. आपको लग रहा है इक्वेशन नंबर 1 से? एक बार इक्वेशन 1 दिखाया था, देखो ये जी अपान जी डेस के एलिमेंट है और कौन से नियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये जी अपान जी डेस के एलिमेंट है, कौन से नियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं? इतना डॉट इतना इज इक्वल टू आ रहा है, इतना डॉट इतना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर हम लिखा है इट इज क्लियर दैट द एलिमेंट्स ऑफ जी डेस सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बताओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं याद करो। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं? अबेलियन बोलते हैं ना। तो आप बोल सकते हो हैंस जी अपान जी डेस इज अबेलियन। चलिए, जी अपान जी डेस को अबेलियन प्रूव करना था। देखो मैं लिखा है, हेडिंग भी डाला था, टू प्रूव दैट जी अपान जी डेस इज अबेलियन। बता दिया अबेलियन, बोलो, है ना। चलो आगे लिख दो। सिमिलरली we can show that g dash upon g double dash upon g double dash upon g triple dash and so on, है ना।
and so on are also abelian। इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं जी डैश अपन जी डबल डैश, जी डबल डैश अपन जी ट्रिपल डैश, ये सारे अबेलियन। इसका मतलब ये हुआ कि जी के जो नॉर्मल सीरीज है उसका जो फैक्टर है वो क्या है, अबेलियन है। आपको यही बताना था, जो नॉर्मल सीरीज है ना, ये इस नॉर्मल सीरीज के जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स है, इस फैक्टर को अबेलियन बताना था। तो आपने सबको अबेलियन बता दिया, तो आप बोल सकते हो हेंस जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर। समझ में आया? उसके फैक्टर्स अबेलियन होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? देखो यस सर। है ना, तो जी एक नॉर्मल सीरीज रखता है, उसके फैक्टर्स क्या है, अबेलियन है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन मैंने बताया था अधूरा अभी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फर्दर के बाद पढ़ो क्वेश्चन, फर्दर के बाद पढ़ो क्या लिखा है फर्दर। A final group is soluble if and only if its composition factors are cyclic group of prime order। दिख रहा है आप लोग? यस सर। है ना, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो यहाँ पर जी को अपन क्या लेना पड़ेगा, फाइनाइट ग्रुप। जी को लिखता है फर्दर अब फाइनाइट ग्रुप इज सॉल्युबल, तो जी को क्या लेंगे, फाइनाइट सॉल्युबल ग्रुप लेंगे। ठीक है, और क्या प्रूव करेंगे, इट्स कंपोजिशन फैक्टर, जो नॉर्मल फैक्टर, नॉर्मल सीरीज का जो फैक्टर है वही कंपोजिशन फैक्टर कहलाता है, वह साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो याद रखना, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। एवरी अबेलियन ग्रुप इज क्या, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो फर्दर वाला कर लेते हैं अब, है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, आगे लिखो फर्दर लेट। फर्दर क्वेश्चन को देखकर देखो क्या मानेंगे, फाइनाइट ग्रुप ऑफ इज सॉल्युबल, जी को हम मानेंगे फाइनाइट ग्रुप है, वह सॉल्युबल है। ठीक है, फर्दर लेट जी बी आ फाइनाइट सॉल्युबल ग्रुप, फाइनाइट सॉल्युबल ग्रुप। आपको पता है अभी थोड़ा पहले आपने ये बताया था, जी हैज अ नॉर्मल सीरीज विद अबेलियन फैक्टर, मतलब जी एक ऐसा सीरीज रखता है जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। मतलब जी के जो कंपोजिशन जो फैक्टर्स हैं वो अबेलियन होते हैं, है ना। आप देखो जी को आपने सॉल्युबल ग्रुप माना कि नहीं माना है, हाँ या ना, माना है ना। तो आप बोल सकते हो देन जी हैज अ नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल, इसको मैं यूज कर रहा हूँ जो भी प्रूव किया, नॉर्मल सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर, विथ अबेलियन फैक्टर, मतलब कंपोजिशन फैक्टर क्या है हमारे, अबेलियन, है ना, विथ अबेलियन फैक्टर। मतलब आप ये बोल सकते हो दैट इज इट्स कंपोजिशन फैक्टर ऑफ अबेलियन, इट्स कंपोजिशन फैक्टर्स आर अबेलियन, इसके जो कंपोजिशन फैक्टर्स है वह अबेलियन है, आर अबेलियन, इट्स कंपोजिशन फैक्टर्स आर अबेलियन, जी के जो कंपोजिशन फैक्टर्स हैं अबेलियन है। आपको मैं बताता हूँ एवरी अबेलियन ग्रुप इज एज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, याद रखना बाय द रिजल्ट। इस रिजल्ट को अच्छा देखो, रिजल्ट का कहना है एवरी अबेलियन ग्रुप, एवरी अबेलियन ग्रुप is a cyclic group, every abelian group is a cyclic group of prime order, every abelian group is a cyclic group of prime order। बता इसके कंपोजिशन फैक्टर क्या है, बोलो कंपोजिशन फैक्टर क्या है जी, अबेलियन है। और हमने क्या कहा है, एवरी अबेलियन ग्रुप इज, बोलो एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो जितने भी कंपोजिशन फैक्टर है सब साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर होंगे, क्योंकि सारे कंपोजिशन फैक्टर अबेलियन है। कंपोजिशन फैक्टर क्या है, अबेलियन है। तो जब कंपोजिशन फैक्टर अबेलियन है ना, कंपोजिशन फैक्टर अबेलियन है, और अबेलियन ग्रुप क्या होता है, पढ़ो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ क्या होता है, प्राइम ऑर्डर होता है। हमें जो प्रूव करना था वो आ गया, देखो इसमें बताना था कंपोजिशन फैक्टर आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, क्या बताना है, कंपोजिशन फैक्टर आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो यहाँ कंपोजिशन फैक्टर क्या है, पहले बताओ कंपोजिशन फैक्टर क्या है, अबेलियन है, और इस रिजल्ट से अबेलियन जो होगा वो क्या होगा, इसका मतलब है कंपोजिशन फैक्टर जो है साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हो गया।
बोलो, Yes, sir. है ना। तो आप बोल सकते हो हैंस, हैंस कंपोजिशन फैक्टर, कंपोजिशन फैक्टर्स आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, है ना। तो आप डायरेक्ट लिख लो क्लियरली। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जी को क्या माना था, बताओ क्या माना था, फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट सॉल्युबल ग्रुप माना था, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली अ फाइनाइट soluble group, finite group is soluble, finite group is soluble if and only if its composition, its composition factors are its composition factors are cyclic group of prime order, cyclic group of prime order। ठीक है, ये 2 लाइन और लिखना था, तो क्वेश्चन में भी प्रूव करना था। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया, दिस कंप्लीट द पूरा कंप्लीट आपका इसका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको ये बताना था कि हम जी को हमने फाइनाइट सॉल्युबल ग्रुप माना, चूंकि हमने यहाँ प्रूव किया था जी हैज ए नॉर्मल सीरीज विथ एबिलियन फैक्टर, ये हमने तब प्रूव किया था जी को सॉल्युबल माना था, यहाँ भी जी को हमने सॉल्युबल माना है। तो जी एक ऐसा नॉर्मल सीरीज रखेगा जिसके फैक्टर क्या होंगे, अबिलियन होंगे। तो फैक्टर्स अबिलियन है, मतलब उसी फैक्टर को हम कंपोजिशन फैक्टर बोलते हैं। तो हमारे का जो कंपोजिशन फैक्टर्स हैं वो क्या है, अबिलियन है। तो मेरे पास एक रिजल्ट है कि एवरी अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो हमारा जो कंपोजिशन फैक्टर्स है वह भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर बन गया। इसका मतलब ये है कि जब हम फाइनाइट ग्रुप को सॉल्वर मान के चले तो उसके जो कंपोजिशन फैक्टर्स हैं वह साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर आ रहा है। समझ में आ गया, हेलो, Yes, sir. चलिए।